नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को, और राजस्थान जिला दर्शन में हमने जयपुर संभाग नंबर 1 पूरा कर लिया है और नंबर 2 हमने जोधपुर संभाग को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम तीसरे संभाग को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीकर संभाग। सीकर जयपुर का ही भाग था। जयपुर से अलग होकर के ये जो है एक नया संभाग बना दिया गया है। सीकर संभाग में 4 जिले हैं अभी दोस्तों। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है और नीम का थाना है। थोड़ा संभागों में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे चूरू जो था पहले बीकानेर संभाग में हुआ करता था और अभी जो है वो सीकर संभाग में है। तो इसलिए यहाँ जहाँ थोड़े बड़े परिवर्तन हैं वहाँ कुछ ना कुछ पूछा जाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिएगा, पहले हम देखेंगे सीकर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं, कैसा उसका मानचित्र है, और उसके बाद में हम सीकर ज़िले की प्रशासनिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें सीकर संभाग के नक्शे को, तो सीकर में एक तो है चूरू जिला, दूसरा सीकर है, तीसरा झुंझुनू है, चौथा है नीम का थाना। ये 4 जिले हैं। छोटा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा संभाग तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चूरू अपने आप में इम्पोर्टेंट है और सीकर का ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सीकर डिस्ट्रिक्ट की, तो ये हमारा सीकर डिस्ट्रिक्ट रह गया। और सीमाओं की बात करें कौन कौन से ज़िले से लगती है, तो चूरू से सीकर ज़िले की जो है सीमा लगती है एक, दूसरी झुंझुनू से लगती है, तीसरी नीम का थाना से लगती है। यानी सीकर की अपने सभी ज़िलों से, संभाग के सभी ज़िलों से सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा अगर अपने संभाग को छोड़ दें तो फिर चौथा जिला देखिए जयपुर ग्रामीण, और डीडवाना कुचामन से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। कुल 5 सीमाएं जो हैं इसकी अन्य डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं। ये हमारा सीकर का मैप रह गया, थोड़ा देखिएगा इसको। सीकर में कौन कौन से मुख्य स्थान हैं? रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेछवा, ये सीकर ग्रामीण, सीकर शहर, दांतारामगढ़, धोद, खंडेला और रिंगस, ये जो हैं यहाँ के मुख्य स्थान हैं। अगर हम बात करें इसके प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था वीरभान का बास। सीकर का अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन नाम क्या था, तो सीकर का प्राचीन नाम हुआ करता था वीरभान का बास। और इसके जो अन्य नाम है इसके, वो है ओस की बूंद। थोड़ा यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें एक स्थान है हमारे पास में खंडेला, ये यहाँ पर रह गया खंडेला। और खंडेला के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह। खंडेला के राजा थे बहादुर सिंह शेखावत, और इन्होंने क्या किया, एक गांव था वीरभान का बास। इस वीरभान का बास नामक गांव में, इस गांव में एक ठिकाना हुआ करता था, कासली ठिकाना। कासली ठिकाना, ये जो ठिकाना है ये इन्होंने राव दौलत सिंह, जो कि जसवंत सिंह के बेटे थे, दोबारा से बता दूंगा आपको, जसवंत सिंह के पुत्र थे दौलत सिंह, दौलत सिंह को उपहार में दे दिया। और इन्हीं दौलत सिंह ने 1687 के अंदर एक नए ठिकाने सीकर की नींव रखी थी। यहाँ पर समझिएगा, एक बार फिर से मैं इसको पूरा क्लियर करके समझा देता हूँ। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे खंडेला की। खंडेला के राजा हुआ करते थे बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह शेखावत ने ही एक स्थान था वीरभान का बास, जिसकी अभी अपने बात कर रहे हैं, वीरभान का बास नामक स्थान था।
इसी में एक गांव हुआ करता था कासली ठिकाना, कासली ठिकाना था। ठीक है, ये कासली ठिकाना जो है बहादुर सिंह ने, जो खंडेला के थे, इन्होंने दे दिया दौलत सिंह को। और दौलत सिंह कौन थे? जसवंत सिंह के पुत्र। तो दौलत सिंह को जब इन्होंने ये ठिकाना दे दिया, उपहार में दे दिया, तो इन्हीं दौलत सिंह ने 1687 में यहाँ पर इस कासली ठिकाने का जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, यहीं पर जो है सीकर की नींव रखी थी। इसलिए दौलत सिंह को, बहादुर सिंह को, इन सभी का नाम जो है इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, बनाया। और कालांतर में इन्हीं दौलत सिंह के पुत्र हुए थे शिव सिंह। तो शिव सिंह ने यहाँ पर किला भी बनवाया और अन्य स्थानों पर जो है निर्माण कार्य भी पूरा करवाया। तो इसलिए राव शिव सिंह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान आता है। और अगर हम कहें प्रारंभिक राजा, तो शिव सिंह जो है सीकर के प्रारंभिक और प्रमुख राजा हुआ करते थे। तो ये तो थी वीरभान का बास के नाम की कहानी। आगे हम इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। यहाँ अन्य नाम की बात करें तो ओस की बूंद भी इसको कहा गया है। अभी प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो 9 उपखंड हैं यहाँ पर और 10 तहसीलें हैं दोस्तों। कितनी तहसीलें हैं? 10 तहसीलें हैं। अगर हम इसके सीमावर्ती जिलों की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया है। चूरू है, झुंझुनू है, नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण और डेडवाना कुचामन। तो सीकर की सीमा अब हरियाणा राज्य से नहीं लगती है और नागौर से भी नहीं लगती है। तो ये थोड़ा चेंज हो गया है, डेडवाना कुचामन से लगती है अब जो है नागौर से इसकी सीमा नहीं लगती है और हरियाणा राज्य से भी इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहले लगती थी। ये एक बड़ा परिवर्तन है, इसलिए हमें याद रखना है। सीकर के संस्थापक हमें किसको मानना है? शिव सिंह को। शिव सिंह किसके पुत्र थे? दौलत सिंह के। अभी तक तो याद हो गया होगा ये चीज़। और दौलत सिंह कौन थे? तो दौलत सिंह जो थे वो जसवंत सिंह के पुत्र थे। और जसवंत सिंह के पुत्र दौलत सिंह के पास में ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो ये अभी मैंने आपसे बात की थी, खंडेला के राजा थे बहादुर सिंह। उन्होंने वीरभान का नाम नामक स्थान पर एक ठिकाना हुआ करता था कासली ठिकाना दौलत सिंह को इन्होंने उपहार में दिया था। तो दौलत सिंह के ही पुत्र थे राजा शिव सिंह, जहाँ इन्होंने एक समय के बाद में एक किला भी बनवाया और सीकर का विकास किया। एनएच की बात करें तो यहाँ पर 11, 52 और 58 जो है एनएच यहाँ से गुजरते हैं। सीकर जो था जयपुर राज्य का उस समय का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। तो जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था, इसलिए सबसे ज़्यादा विकास हो पाया। और आज भी देखिए जयपुर के बराबर का स्थान रखता है, बहुत बड़ा हो गया है। 1687 में राव दौलत सिंह ने सीकर ठिकाने की स्थापना की थी, ये हमने पढ़ लिया अभी। और ये दौलत सिंह को जो है खंडेला के शासक बहादुर सिंह ने कासली गांव का ठिकाना उपहार में दिया था, वहीं पर इन्होंने किया था। दौलत सिंह के पुत्र थे शिव सिंह और शिव सिंह ने इसे कस्बे का रूप दिया था, इसलिए संस्थापक में कई बार इसका नाम आ जाता है शिव सिंह का। सीकर का शुभंकर, जैसे कुछ समय पहले जो हैं हर जिले के शुभंकर बनाए गए थे, तो ऐसे ही सीकर का शुभंकर जो है वो शाहीन पक्षी है, छोटे बाज के रूप में हम इसको देखते हैं। ये इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। जलवायु की अगर हम बात करें सीकर की, तो अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी है? अर्ध शुष्क जलवायु है। नदियाँ यहाँ पर कांतली और खंडेला जो है प्रमुख नदियाँ हैं। झीलों की बात करें तो रेवासा झील और कोछोर झील सीकर में ही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वनस्पति यहाँ मरुद्भिद नहीं है, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और मृदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरिडोसोल्स मृदा रहेगी। एरिडोसोल्स कौन सी होती है? शुष्क मृदा जो होती है उसे हम कहा करते हैं दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है इसमें से। और बोली की अगर हम बात करें तो यहाँ शेखावाटी बोली बोली जाती है। वैसे झुंझुनू, सीकर, चूरू ये सारा शेखावाटी का ही पार्ट आता है। इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का जो प्रभाव है हमें यहाँ की शेखावाटी पर दिखाई देता है। पीथमपुरी झील है यहाँ पर एक, कौन सी झील? पीथमपुरी झील है सीकर में। और ये दोस्तों देखिएगा कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील यहाँ पर बनी हुई है, जिसे हम पीथमपुरी झील के नाम से जानते हैं, सीकर में है। अगर हम बात करें खनिजों की तो यहाँ पर प्रमुख खनिज जो निकलते हैं यूरेनियम है, सुहागपुरा और रोयल गांव है खंडेला की पहाड़ियों में, जहाँ से ये निकलता है। तांबा, सीकर के बालेश्वर क्षेत्र से तांबा निकलता है। सोना भी यहाँ देखा जाता है डोकान क्षेत्र में। पायराइट्स,
पायराइट्स हमें कहाँ से मिलता है? सलादीपुरा से मिलता है। पायराइट्स काम क्या आता है? तो रासायनिक उर्वरक जो हमारे बनते हैं वो इसी से बनते हैं, रासायनिक उर्वरक बनाने के काम आता है दोस्तों। एक यहाँ के प्रमुख लोक देवता ही माने जाते हैं डूंगर जी, जवाहर जी, जिन्हें हम कहते हैं रॉबिन हुड, राजस्थान के रॉबिन हुड कहते हैं, सीकर जिले के लोक देवता हैं ये। वो कहा जाता है ना कि अमीरों से लूट करके धन को गरीबों में बांट देते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? 1857 की क्रांति में इनका मुख्य योगदान है। इन्होंने भी नसीराबाद छावनी को लूटा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक यहाँ की महान हस्ती की हम बात करें, किशोरी देवी। किशोरी देवी किसान आंदोलन जो है सबसे ज़्यादा फेमस शेखावाटी क्षेत्र का रहा। बिजोलिया भी था, लेकिन ये भी काफ़ी फेमस रहा, बहुत लंबे समय तक चला। यहाँ पर 25 अप्रैल 1934 को इनके नेतृत्व में 10,000 किसान महिलाओं का सम्मेलन जो है वो कटराथल नामक स्थान पर हुआ था। तो स्थान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कटराथल में क्या हुआ था? 10,000 किसान महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को। एक और स्थान यहाँ का इम्पोर्टेंट है, खाचरियावास। एक नेता भी थे अभी यहाँ, प्रताप सिंह खाचरियावास। तो यहाँ खाचरियावास में कौन थे? भैरव सिंह शेखावत से संबंधित है। भैरव सिंह शेखावत का जन्म स्थल माना जाता है। भैरव सिंह शेखावत कौन थे? पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति रहने से पहले वो 3 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और भैरव सिंह शेखावत को ही बाबूशाह के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है इनका। इसके अलावा गांधी जी के 5वें पुत्र मानते थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म भी काशी का बाग सीकर में ही हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राज्य की पहली पद्म विभूषण से सुशोभित होने वाली, सम्मानित होने वाली जो महिला थी वो थी जानकी देवी, जो इन्हीं जमनालाल बजाज की पत्नी थी, जानकी देवी बजाज। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है, जीर्ण माता, रेवासा के पास में ही है, सीकर में है। और ये जो मंदिर है वो कौन से पर्वत पे बना हुआ है? हर्ष पर्वत पर बना हुआ मंदिर है। और कहते हैं ये कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में इसको बनाया गया था। ये हमारे वैसे हम चौहान वंश की कुल देवी मानते हैं। चौहान वंश की हम क्या मानते हैं? इसको कुल देवी मानते हैं। प्रत्येक चैत्र और आश्विन माह में जो है इसका मेला लगता है। और अगर हम बात करें कौन सी जनजाति की, तो मीणा जनजाति की आराध्य देवी भी ये मानी जाती है। और ये देखा होगा आपने, 2.5 प्याला शराब चढ़ाने का यहाँ पर एक प्रचलन रहा है, अभी उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है दोस्तों। ये जयंती देवी की शक्तिपीठ मानी जाती है। और सबसे लंबा लोकगीत अगर हम कहें राजस्थान के लोक साहित्य में, तो वो इसी का जीर्ण माता का ही माना जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंस स्थल आता है हमारे पास में बराल। बराल में क्या मिला है? तो सल्तनत कालीन पुराने मुगल सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। खंडेला, खंडेला में पहाड़ियाँ भी हैं। और खंडेला जो सीकर का स्थान है वो महिलाओं के लिए गोटा उद्योग के रूप में विशेषतः जाना जाता है। पाटोदा, पाटोदा भी सीकर में है। पाटोदा लुगड़ा ओढ़नी होती है, उसके लिए ये जाना जाता है। एक फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र भी बना हुआ है। ये जो विज्ञान केंद्र है वो होहोबा और जोजोबा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर हम बात करें रेवासा धाम की। रेवासा धाम कहाँ है? सीकर में। रेवासा में क्या है? तो यहाँ पर सप्त गोमाता मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है हम ऐसा मानते हैं, वैसे कुछ जगह लिखा हुआ था देश का एकमात्र, लेकिन भारत का चौथा मानते हैं अपने। राज्य का प्रथम तो है। इसके बाद में लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ सीकर का ही मुख्य स्थान है। लक्ष्मणगढ़ जहाँ गढ़ लगा हुआ वहाँ गढ़ तो है ही है। इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1805 में करवाया गया था, लक्ष्मणगढ़ का निर्माण। फतेहपुर दुर्ग है, शेखावाटी का बहुत ही फेमस ऐतिहासिक दुर्ग माना जाता है। इसकी जो नींव है 1453 में फतेह खां कायम खानी के द्वारा रखी गई थी दोस्तों। फिर हम बात करें रघुनाथगढ़ी। रघुनाथगढ़ी कहाँ है? सीकर में है। उत्तरी अरावली की ये सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। फिर एक पहचान अगर हम कहें सीकर की, तो सीकर की पहचान के रूप में हम खाटू श्याम जी को देखते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं, मन्नतें लोगों की पूरी होती हैं। खाटू श्याम जी, तो खाटू गांव सीकर में है ये। और यहाँ फाल्गुन माह की 10वीं, शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी 12 तक जो है इसमें मेला
लगता है दोस्तों। इसमें जो पूजा की जाती है वैसे श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। बर्बरीक जो थे उन्हीं के शीश की पूजा यहाँ पर की जाती है दोस्तों। तो इसकी नींव जो रखी थी वो अजमेर के राजा अजीत सिंह के पुत्र थे अभय सिंह, उनके द्वारा रखी गई थी। और यहाँ पर काफ़ी सारी हवेलियाँ भी हैं, जिसमें से कोडिया हवेली है, राठी की हवेली है, ये सारी लक्ष्मणगढ़ में हैं। एक यहाँ दरगाह भी है फेमस, हज़रत शाह वली मोहम्मद चिश्ती की दरगाह, जिन्हें हुजूर नज़म सरकार के नाम से जाना जाता है। सरगोट सीकर में है, ये पवन पुत्र जैविक आंवला फार्म के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर बना हुआ है। पहाड़ियाँ देखें सीकर की, तोराबाटी, जीणमाता, मालखेत, नेछवा, खंडेला, खूब सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय भी बना हुआ है, फतेहपुर सीकर में है। ये सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है? तो सरस्वती पुस्तकालय जो है वो सीकर में ही बना हुआ है। और तोराबाटी ये स्थान भौगोलिक दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन राजस्थान का, तो वहाँ भी आएगा। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था उसे हम तोराबाटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और हवेलियाँ सीकर में भी हैं, देवड़ा की हवेली, बैजनाथ की हवेली, ये सभी सीकर में हैं। राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट अगर कहीं खोला गया है तो वो खोला गया है रलावता सीकर में, ये याद रखना है हमें। और इसके बाद एक हर्ष प्रशस्ति, ये भी याद रखनी है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, जीण माता और हर्ष उन्हीं के भाई थे जिनका मंदिर यहाँ बना हुआ है, हर्षनाथ का मंदिर। 10वीं शताब्दी का ये महामारू शैली का बना हुआ प्राचीन मंदिर है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर्षनाथ पहाड़ी पर बना हुआ है, कौन सी शैली में? महामारू शैली में बना हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ था वो अपने विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें विशलदेव के नाम से जानते हैं, उनके समय में हुआ था दोस्तों। उनके भी यहाँ मेला लगता है। फिर में एक महिला का नाम याद रखना है, गीता सामोता। ये केंद्रीय सशस्त्र बल में कार्यरत है, पर्वतारोही हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, उसको फतेह किया इन्होंने। एल्ब्रुस पहाड़ी को फतेह किया। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। इन सभी पर ये तिरंगा फहरा चुकी हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, पर्वतारोही के रूप में सीकर से ही संबंधित है। फिर हम बात करें बाबा जुझार जी का मेला भी लगता है, रामनवमी को मेला लगता है बाबा जुझार जी का। इनका जो जन्म है वो इमलोहा गांव में हुआ था दोस्तों। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो स्यालोदड़ा गांव में बना हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। यहाँ के फेमस नृत्य भी हैं सीकर की, कच्छी घोड़ी और गिंदड़। वैसे ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम लूँ तो कवि समर्थदान जो हैं वो हमारे राज्य के राजस्थान के पहले पत्रकार माने जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आपने सुना होगा, पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है हमारी 2007 से 12। ये भी सीकर का गांव है, छोटी लोसल उसी स्थान की बहू है ये। बलराम जाखड़ सीकर से सांसद रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे 1980-89 में। बलेखण गांव जो है वो बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। राज्य की पहली हाईटेक सिटी किसे घोषित किया गया है? सीकर को घोषित किया गया है। 2023-24 का जो बजट था उसमें फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई। एक और महिला सरोज गढ़वाल, राज्य की पहली स्काई डाइवर जो आपने देखा होगा कई बार स्टंट के अंदर ऊपर स्काई से कूद जाती हैं प्लेन से और फिर वो नीचे आती हैं, तो यही स्काई डाइविंग होती है। और ये है सरोज गढ़वाल। एक गुरारा सभ्यता भी यहाँ से सीकर से मिली है। गुरारा सभ्यता कहाँ से मिली है? सीकर से। और यहाँ से चांदी के 2744 पंचमारक पुराने सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। कूदन हत्याकांड, इसे पूरा तो हम इतिहास में पढ़ेंगे। कूदन हत्याकांड जो किसानों के समय में, किसान आंदोलन के समय हुआ था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखिएगा उस समय किसानों की हत्या हुई थी। और तो ये जो स्थान है वो भी यहीं से संबंधित है। 25 अप्रैल 1935 को ये हुआ था। ये देखिएगा बेसिकली जो किसान आंदोलन होते थे वो राजस्व को लेकर के होते थे, लगान अधिक वसूला जाता था। तो यहाँ पर भी लगान वसूलने के लिए जब राजस्थान राजस्व के अधिकारी आते हैं तो एक यहाँ की एक वृद्ध महिला थी धापी देवी,
तो दापी देवी जी कह देती हैं कि हम तो लगान नहीं देंगे। तो इसी से किसान जो हैं संगठित होकर लगान देने से इनकार कर देते हैं। तो किसानों द्वारा दमन करने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं। इसमें कुछ किसान शहीद हो जाते हैं, काफ़ी किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये कूदन हत्याकांड था जो 25 अप्रैल 1935 को हुआ था सीकर के अंदर, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा सीकर ज़िला, और सीकर ज़िले की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस कर ली जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब हम जिस ज़िले के विषय में बात करने वाले हैं वो सीकर का बिल्कुल पड़ोसी ज़िला हमारा रह गया नीम का थाना, यानी चौथे नंबर वाले नीम का थाने के विषय में आज हम बात करेंगे। अच्छे से नया बना हुआ ज़िला है ये, और झुंझुनू सीकर से अलग होकर के बना है। आइएगा डिस्कस करते हैं इसको। तो ये नीम का थाना ज़िला रह गया हमारा। मैप के अंदर आप देखिएगा इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो यहाँ खेतड़ी है, उदयपुर वाटी है, नीम का थाना है, पाटन है और श्री माधोपुर है। अगर हम बात करें नीम का थाना की स्थापना की, तो वही जो अभी तक हम पढ़ते आ रही हैं 19 जिलों की एक ही तारीख है, 7 अगस्त 2023 को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यही है। नीम का थाना का जो निर्माण हुआ है वो सीकर और झुंझुनू जिलों के पुनर्गठन से हुआ है। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, सीकर और झुंझुनू के पुनर्गठन से। अगर हम इसके प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो उपखंड हैं इसमें 4 और तहसीलें हैं इसमें 5। 4 उपखंड और 5 तहसीलों से मिलकर के बना हुआ ये ज़िला है नीम का थाना। नीम का थाना ज़िले का जो मुख्यालय है, जहाँ सारा कार्य होता है, वो है हमारा नीम का थाना। ये नीम का थाना हमारे बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रह गया। थोड़ी बैकग्राउंड में अगर बात करें तो नीम का थाना, जैसा कि थाना शब्द से एक अजीब सा शब्द लगता है हमें, ये कैसे हो गया, तो ये वाकई में पहले एक छावनी ही हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में। जब 1834 में शेखावटी ब्रिगेड का गठन हुआ तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इस छावनी का गठन किया गया था नीम का थाना। और इस छावनी का मूल नाम अगर हम कहें तो पहले जो इसका मूल नाम हुआ करता था वो था सवाई रामगढ़। तो नीम का थाना बेसिकली जो है वो कौन सा है, सवाई रामगढ़ है, जो एक छावनी है और उसी से बना हुआ ये ज़िला है। यहाँ एक तहसील उदयपुर वाटी की अगर बात करें, काफ़ी फेमस है। तो इस उदयपुर वाटी का प्राचीन नाम जो है वो उदार भट्टी का हुआ करता था। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है। यहाँ अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें सबसे पहले, तो पड़ोसी राज्य की हम बात करें तो इसका पड़ोसी राज्य यानी इसकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है नीम का थाना की। ये जो सीमा है वो हमारी किसके साथ में लगती है दोस्तों, हरियाणा के साथ में लगती है। जिलों की हम बात करें तो 4 पड़ोसी ज़िले हैं इसके। नीम का थाना, ये हमारा नीम का थाना रह गया। जैसे एक हमारी झुंझुनू की सीमा लगती है, दूसरी सीकर की सीमा लगती है, और फिर हमारी जयपुर ग्रामीण की तीसरी सीमा लगती है, और चौथी जो है हमारी कोटपुतली बहरोड की सीमा जो है वो नीम का थाना से लगती है। तो 4 जिले और एक राज्य की सीमा जो है वो हमारे नीम का थाना जिले से लगती है। इतना छोटा सा ज़िला है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा नीम का थाना है जिसके विषय में आज हमें डिस्कस करना है। अगर हम यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ मिश्रित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मिश्रित का मतलब मरुद्भिद वनस्पति भी है, कांटेदार वाली, और पतझड़ी वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल भी है और थोड़ा पहाड़ियाँ भी है। एक मिक्सचर सा यहाँ जो है क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। नदियाँ हैं जी, बिल्कुल है। यहाँ की नीम का थाना के प्रमुख अगर हम नदी की बात करें तो वो हमारी नदी रहेगी कांतली नदी, जो पुरानी सभ्यताओं से भी संबंधित है। इस नदी का जो कांतली हमारी नदी है, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, और खंडेला की पहाड़ियों हैं हमारी सीकर के अंदर। तो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, जो न केवल सीकर का एरिया है, इसमें नीम का थाना का है, झुंझुनू का, यानी तीनों जिलों में ये प्रवाहित होती है ये नदी। तो नदी इसकी प्रमुख रह गई हमारी कांतली, जो खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम यहाँ नहीं है लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र है। तोरावाटी जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, वो कहलाता है तोरावाटी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, उसे हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम देखें क्या यहाँ पर कोई पहाड़ियाँ वगैरह है क्या? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खेतड़ी सिंगाना पहाड़ी है, बाबाई पहाड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी ऊंची पहाड़ी है ये, डाबला की पहाड़ियाँ हैं। तो नीम का थाना में पहाड़ियाँ भी हैं। तालाब की बात करें तो यहाँ पर तालाब मानव निर्मित एक संरचना होती है। यहाँ प्रमुख जो नीम का थाना के तालाब हैं उसमें एक तो हमारा पन्नाशाह
तालाब आता है, दूसरा ककराई का तालाब आता है दोस्तों। खनिज की दृष्टि से भी नीमका थाना एक संपन्न जिला है, काफ़ी अच्छे खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। खनिज की बात करें तो तांबा, अब देखो खेतड़ी जो झुंझुनू में हुआ करता था यहाँ आ गया है, तो इसलिए अब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन यहाँ से कभी भी पूछा जाए कि खेतड़ी कहाँ है। तांबा खेतड़ी में निकलता है, बनने वाली ढाणी में, कोलिहान और चांदमारी, इन स्थानों से जो है वो तांबा निकलता है। लोहे की अगर हम बात करें तो डाबला सिंघाना से निकलता है दोस्तों, और इसको निकालने का जो कार्य है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 1967 में खेतड़ी में की गई थी दोस्तों। और यहाँ पर एक दुर्ग भी है दोस्तों, जिसे भोपालगढ़ दुर्ग के नाम से हम जानते हैं, खेतड़ी में है। इसका जो निर्माण हुआ है 1754 के अंदर भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ प्राचीन सभ्यता है, हंजी नदियाँ है तो एक प्राचीन सभ्यता भी है। यहाँ पर 2 सभ्यताएं हैं यहाँ की, याद करिएगा इसको, गणेश्वर सभ्यता भी है और सुनारी सभ्यता भी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लोह सभ्यता है सुनारी सभ्यता, और गणेश्वर जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। महलों के लिए काफ़ी जाना जाता है। प्रमुख महल अगर हम इसकी बात करें तो सुख महल रह गया, खेतड़ी में ही है। दीवान महल रह गया खेतड़ी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी। फिर हम देखिएगा पंसारी की हवेली की बात करें तो ये श्री माधोपुर तहसील में रह गई। और अब हम कुछ एक चीज़ें, खेतड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, हवा महल भी है यहाँ पर एक तरह का, इतना सुंदर महल है खेतड़ी महल है, जिसको राजस्थान का हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी में जो महल है वो एक खेतड़ी महल है, ठीक है, इसका नाम खेतड़ी महल ही है। यहाँ खेतड़ी में और क्या क्या है, दाढ़ी मूंछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर, देखो कितना इम्पोर्टेंट हो गया। रामकृष्ण मिशन का मठ भी हो गया, क्योंकि ये जो स्थान है वो हमारे स्वामी विवेकानंद से संबंधित हैं, ठीक है ना, क्योंकि खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने ही इनके स्वामी विवेकानंद के जो है शिकागो सम्मेलन की व्यवस्था की थी। और ये स्वामी विवेकानंद नाम भी जो है इन्हीं का दिया हुआ था, क्योंकि पहले इनका नाम हुआ करता था नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का, है ना। तो रामकृष्ण मिशन का मठ यहाँ पर है। किला है यहाँ पर भोपालगढ़ का किला, एक हवेली है जिसे बागोर की हवेली कहते हैं, रानी भटियाणी जी का मंदिर भी है यहाँ पर। एक यहाँ पर दोस्तों सागर भी है, जिसे हम अजीत सागर झील के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक तालाब है, ये तालाब हमारा रह गया पन्नालाल शाह का तालाब। खेतड़ी को हम कहते हैं भारत की ताम्र नगरी, काफ़ी तांबा यहाँ निकलता है, तो ताम्र नगरी के नाम से खेतड़ी को जाना जाता है। और यहाँ कुछ मंदिर में बात करें तो यहाँ पर एक बाबा रामेश्वर दास का मंदिर भी है, जो अपने नीमका थाना और हरियाणा की सीमा पर स्थित है, बाबा रामेश्वर दास का मंदिर। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का संग्रहालय भी है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। थोड़ी बात हम खेतड़ी के महाराजा के विषय में करें तो महाराजा अजीत सिंह थे यहाँ के, और खेतड़ी के ये शासक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की थी। 1893 ही है शायद, सही है ये तारीख, नहीं हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से सही तारीख है, ये सही दिन है। स्वामी विवेकानंद का जो नाम है वो भी इन्होंने अजीत सिंह के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। तो काफ़ी चीज़ें हैं, खेतड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांसियाल कंजर्वेशन है, ये भी खेतड़ी में स्थापित किया गया है। ये हमने अभी डिस्कस किया था, खेतड़ी में तांबा निकलता है, और खेतड़ी में तांबा उत्पादन का जो कार्य है वो HCL जो 1967 में स्थापित की गई कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार की, इसके द्वारा किया जाता है। एक तहसील यहाँ की इंपॉर्टेंट रहेगी उदयपुर वाटी, जिसका उपनाम भी अभी हमने देखा था। यहाँ क्या क्या है तो यहाँ पर जोगीदास की छतरी है, जो अपने भित्ति चित्रण के लिए दोस्तों जानी जाती है। जोगीदास की छतरी जो है भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती है। उदयपुर का वाटी का एक पुराना नाम कौशाम्बी भी हमें पढ़ने को मिलता है। उदयपुर वाटी के 45 गांव जो हैं वो 45 कहाँ लाते थे दोस्तों, ये एक अच्छा प्रश्न हमारे लिए रह जाता है कि 45 क्या है। उदयपुर वाटी के 45 गांव हैं जिन्हें 45 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देवराला सीकर में था ये स्थान, पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहा रूप कंवर सती घटना के लिए, जहाँ सती माता का मंदिर था। ये घटना हुई थी 4 सितंबर 1987 को। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए उस समय CM
हरिदेव जोशी थे, उन्होंने सती निवारण अधिनियम बनाया, 1987 में इसको पारित किया गया था। 1988 में ये संघीय कानून में भी शामिल हो गया दोस्तों। उसके बाद में सती के महिमा मंडन पर जो है वो रोक लगा दी गई है, अभी वहाँ पर पूजा आराधना नहीं होती। फिर हम बात करें शिमला गांव की, तो शिमला गांव जो है खेतड़ी में ही है। यहाँ शेरशाह के द्वारा खुदवाए गए कुछ कुएं हैं, इसके कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ देखिए एक युद्ध भी हो चुका है, जिसे पाटन का युद्ध के नाम से जानते हैं, 1790 में हुआ था। और इसमें जो भाग लेने वाले थे या युद्ध करने वाले थे प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया थे, जिसमें महादजी सिंधिया जो है वो विजयी हो गई। अब इसमें प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो एक बहुत ही किसान आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रामनारायण चौधरी का नाम आता है, जिनका जन्म 1896 में नीमका थाना में ही हुआ था। बेंगू किसान आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था दोस्तों। एक कैप्टन दुर्गा प्रसाद भी नीमका थाना से ही संबंधित है, 1906 में जन्म हुआ। 1936 में इन्होंने दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया था, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, ये इम्पोर्टेंट है। पंडित झाबरमल शर्मा तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह हम इन्हें कहते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह, पत्रकारिता में बहुत काम किया इन्होंने। कमला बेनीवाल मंत्री रही, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ कौन सी सरकार में मंत्री रही ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं। गोरीर नीमका थाना में से संबंधित है ये, और गोरीर वो स्थान है जहाँ पर सौर ऊर्जा का कार्यक्रम भी चलाया गया है, उपक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये हमारा छोटा सा जिला था नीमका थाना। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके विषय में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चूरू जिले के विषय में, और देखेंगे चूरू जिले के विषय में कौन सी प्रशासनिक जानकारियां हैं, कौन सी राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जानकारियां हैं जो हमें किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जाननी आवश्यक है। चूरू एक प्राचीन जिला रह गया, प्राचीन स्थान रह गया। बहुत ही सारी ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं और बहुत सारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। तो 4 जिलों में आप देखें तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल हमें यहाँ पर चूरू जिले का दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा चूरू के विषय में अगर हम बात करें, यहाँ कौन कौन सी तहसीलें वगैरह रह गई, तो यहाँ पर देखिएगा भानीपुरा है, तारानगर है, सिद्धमुख है, राजगढ़ है और चूरू स्वयं रह गया। सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर और देखिए राजलसर। इनमें से सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और चूरू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारानगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धमुख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंचाई परियोजना वगैरह के लिए जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के पूरे चूरू के हर स्थान से हमें कोई ना कोई नई जानकारी मिलने वाली है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो चूरू जिले का एक अन्य नाम आता है गेटवे ऑफ थार, यानी थार का गेटवे है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ थार किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा चूरू। अब हम बात करें जब इस जिले की या स्थान की स्थापना हुई होगी, इस रियासत की स्थापना हुई होगी, तो स्थापना हुई थी 1620 के अंदर, और इसके निर्माणकर्ता जो है वो चूहड़ा जाट को माना जाता है। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उस समय देखिएगा 1 नवंबर 1956 को इसे जिला घोषित किया गया था दोस्तों। तो ये जिले के रूप में अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को आ गया था। नया बना हुआ जिला ये नहीं है, प्राचीन जिला है दोस्तों। और प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में ये इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो योद्धे के नाम से जाना जाता था। तो ये योद्धे क्षेत्र का ही एक भाग हुआ करता था। और अगर हम बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में इसे जांगल प्रदेश के ही भाग के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत काल में ये जांगल प्रदेश का भाग था और प्राचीन भारत में ये योद्धे क्षेत्र का भाग रहा है चूरू जिला हमारा। अब थोड़ा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों को देखें तो इसकी सीमाएं एक राज्य और 6 जिलों से मिलती हैं। राज्य की बात करें तो हरियाणा, यहाँ ये जो एरिया है हमारा ये हरियाणा जिले से इसका लगता है। तो एक तो हरियाणा जिले से लगती है, हरियाणा राज्य से लगती है। और अगर हम जिलों की बात करें तो 6 जिलों से जो है इसकी सीमा लगती है। 6 जिले कौन कौन से हैं यहाँ देखें। नंबर 1 पे आता है हमारा हनुमानगढ़, ये जो इसकी सीमा रह गई हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक हनुमानगढ़ से लगती है। उसके बाद में दूसरा जिला हमारा आता है बीकानेर, ये हमारा बीकानेर।
देखो काफ़ी बड़ी सीमा, या यूँ कहें सबसे बड़ी लगभग इसी की हो गई है चूरू से। ये पूरी की पूरी जो सीमा है वो किसकी रहेगी? बीकानेर ज़िले की, जो चूरू के साथ में लगती है। थोड़ी सीमा जो है तीसरे ज़िले के रूप में नागौर से भी ये सीमा हमारी लगती है। फिर उसके बाद में डीडवाना कुचामन एक नया बना हुआ ज़िला है, ये हमारा चौथा ज़िला रह गया। इससे भी इसकी सीमा लगती है, डीडवाना कुचामन से भी। और उसके बाद में सीकर से 5वीं सीमा लगती है, और छठी सीमा जो है हमारी झुंझुनू से लगती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में आते रहते हैं, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके ये संभावित मान करके चलिए पूछा जाए कि निम्न में से संलग्न कौन सा है या नहीं है। तो मैप आपको राजस्थान का अच्छे से याद होना चाहिए। थोड़ी और डिटेल में हम बात करें तो चूरू की जो स्थापना है 1620 के अंदर चौड़ा जाट ने की थी, लेकिन 1814 में बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके द्वारा चूरू पर अधिकार कर लिया गया, और इसके बाद में जो है इसका बीकानेर में विलय हो गया, और बाद में ये बीकानेर का ही भाग रहा है दोस्तों। तो ये चूरू पहले देखिएगा, संभाग की भी बात करें तो बीकानेर संभाग का ही भाग हुआ करता था। अब इसका संभाग परिवर्तन हो गया है। यहाँ देखिए हम, तो चूरू जो है, चूरू पहले बीकानेर संभाग का भाग हुआ करता था, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, यहाँ से बीकानेर से ये अनूपगढ़ अलग हो गया। तो अनूपगढ़ अलग होने के नया जिला बन जाने के कारण बीकानेर संभाग में जहाँ 4 जिले बन गए, तो सीकर जब संभाग बना तो चूरू को ऐड कर दिया गया सीकर के अंदर। तो चूरू सीकर का भाग है दोस्तों, सीकर संभाग का, जो कि एक बड़ा परिवर्तन है, और यहाँ प्रश्न बनने की संभावना भी हमारी ज़्यादा रह जाती है दोस्तों। तो बीकानेर संभाग और में भाग रहा, और ये लंबे समय तक देखिए जब इसमें बीकानेर में विलय हो गया तो संभाग के रूप में ही बीकानेर का ही भाग रहा। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, यानी वर्ष क्या मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है और पूरे वर्ष में जो मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा है, दोनों का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का हमें देखने को मिलता है? चूरू जिले का। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। अगर हम बात करें चूरू जिले में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो चूरू में वनस्पति है जो नगण्य के बराबर है। यहाँ वन क्षेत्र नहीं है, केवल पूरे भाग के 0.56% भाग पर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं? वन देखने को मिलते हैं। और इसीलिए अगर राजस्थान राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले की हम बात करें तो वो हमारा हो जाता है चूरू। तो चूरू एक जैसा जिला है जिसमें राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं, और शायद इसलिए भी यहाँ पर कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है, इसलिए भी ये अपने मान लेते हैं। सर्वाधिक कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए जाना जाता है चूरू जिला, और विशेषतः ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो इसके लिए जाना जाता है। आगे उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा काले हिरण, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो चूरू जिले में ही पाए जाते हैं। एक और यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है गोपालपुरा, जिसे हम द्रोणपुर के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर द्रोणपुर, जैसे सवाई माधोपुर है तो सवाई माधो सिंह के द्वारा, जयपुर है तो जय सिंह के द्वारा, तो ऐसे ही द्रोणपुर जो है वो किसके द्वारा बसाया गया था? द्रोणाचार्य के द्वारा बसाया गया। तो ये मान लेते हैं हम, कहीं ना कहीं इनका महाभारत काल का जो संबंध है वो इसके साथ में रहा है। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति और कवि जो हैं कन्हैया लाल सेठिया, जिनका राजस्थानी इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, राजस्थानी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म सुजानगढ़ चूरू की ही एक तहसील है यहाँ पर हुआ था। कन्हैया लाल सेठिया वो व्यक्ति रहे जिन्हें 2004 में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला गया। और यहाँ ये राजस्थानी भाषा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थानी भाषा का अगर पितामह कहा जाए तो भी ये शब्द छोटा रह जाता है। किसके लिए? कन्हैया लाल सेठिया के लिए। क्योंकि जब भी हम राजस्थान शब्द बोलते हैं या कोई भी अन्य स्टेट का जो व्यक्ति है वो राजस्थान शब्द बोलता है तो उसके मस्तिष्क में जो धरती यहाँ की दिखाई देती है वो धोरों वाली धरती ही मस्तिष्क में आती है। और ये गीत जो है ना, प्रसिद्ध धरती धोरारी, ये गीत जो है वो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसलिए ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कन्हैयालाल सेठिया, इसीलिए इन्हें राजस्थानी भाषा का पितामह तक कहा गया है दोस्तों। तो इतनी बड़ी पदवी इन्हें दी गई है तो सामान्य बात नहीं है। जन्म कभी पूछा जा सकता है, सुजानगढ़ से हैं, चूरू जिले से ये संबंधित हैं। फिर अभी हमने बात की थी यहाँ का एक प्रसिद्ध अभयारण्य है ताल छापर अभयारण्य, और ये जो ताल छापर अभयारण्य है चूरू में है, और ये जाना किस लिए जाता है, एक तो काले हिरन तो आपको सभी जगह मिलेंगे ही, यहाँ पर कुर्जा पक्षी भी है दोस्तों। तो कुर्जा पक्षी और काले हिरन के लिए विशेषतः जाना जाता है हमारा ताल छापर अभयारण्य। एक और चीज़ है यहाँ पर मोथिया साइप्रस नामक घास है, उस घास के लिए भी जो ताल छापर अभयारण्य है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सालासर किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है। हनुमान जी को जब हम याद करते हैं तो पहला नाम जो हमारे मस्तिष्क में आता है वो सालासर दरबार का ही आता है। तो सालासर जो है वो चूरू में है, और यहाँ पर दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है दोस्तों, अलग है थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ जो है चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को बड़ा मेला भरता है। सालासर से थोड़ी दूरी पर इच्छापूर्ण बालाजी सरदार शहर में है। इच्छापूर्ण बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। कुबेर जो कंपनी है काफ़ी कुछ योगदान उन्हीं का है। तो ये द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ जो प्रतिमा है वो बाकियों से अलग तरह की है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी को राजा की तरह देखिए प्रदर्शित किया गया है, और राजा की तरह जो इनकी मूर्ति है वो प्रतिमा है आशीर्वाद मुद्रा के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है। क्योंकि बाकी ज़्यादातर आपको देखोगे तो भगवान राम के जो एक सेवक की तरह उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर या फिर खाली वो अपने दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा देखी होगी, लेकिन यहाँ जो प्रतिमा है वो हनुमान जी की एक राजा की तरह उन्हें दिखाया गया है, आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है काफ़ी फेमस है, साहवा का गुरुद्वारा। साहवा का गुरुद्वारा जोगी आसन नामक स्थान पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक हवेलियों के लिए भी चूरू जाना जाता है। काफ़ी सारी देखिएगा यहाँ से जो है उद्योग का निर्माण करता, या कहीं हम औद्योगिक फैमिली यहाँ से खूब सारी निकली हुई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ हवेलियाँ भी मिलेगी। तो 51 टोड़ों की हवेली कहाँ पर है, चूरू में है। एक मालजी का कमरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चूरू में है। और मालजी का कमरा किसने बनवाया, तो सेठ मालचंद थे, 1920 में उन्होंने ही बनवाया, फ्रांस की स्थापत्य शैली को यूज़ करते हुए 1920 में बनवा दिया था दोस्तों। इसके बाद में एक और हवेली जो हमारे लिए आ जाती है, दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये कहाँ है, सुजानगढ़ में है। कहाँ पर रहेगी दोस्तों, सुजानगढ़ में। दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कौन से जिले में है, चूरू जिले में है। फिर हम बात करें चंदन की कलाकारी, यानी चंदन पर कलाकारी के लिए, चंदन की लकड़ी पर कलाकारी के लिए चूरू का जांगीड़ परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी पर अगर काम की बात करें तो कौन सा जिला रह गया हमारे पास में, चूरू जिले का नाम आता है। इसके अलावा बंधेज का जो काम है, कपड़े का प्रिंटिंग का जो काम है, वो विशेषतः कहाँ होता है, सुजानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। बंधेज का कार्य सुजानगढ़ में होता है। चूरू का फेमस डांस है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों, कबूतरी नृत्य है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद में देखिएगा किला हमारे पास में आता है बीना देसर का किला। कौन सा किला आ गया हमारे पास में, बीना देसर का किला, जिसका निर्माण कहाँ हुआ है, चूरू में हुआ है। इसका निर्माण जो करवाया था वो ठाकुर दुले सिंह ने 1757 में करवाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1757 में, ये बताइएगा मुझे कमेंट करके। एक और हवेली यहाँ की फेमस है चूरू की काफ़ी, जो है सुराणा हवेली। 6 मंजिलें हैं इसकी, 1100 खिड़की और दरवाजे हैं यहाँ पर। तो देखिए कितनी अद्भुत रही होगी। 1100 खिड़की और दरवाजे हैं किसमें, सुराणा की हवेली में, जो कहाँ है, चूरू में है। जितना महलों में हमें देखने को मिलता है ना, हवा महल में 953 है, यहाँ पर 1100 खिड़कियाँ और दरवाजे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं चूरू के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के विषय में। तो एक नाम पहला हमारे पास में आता है भरत व्यास। ये संगीतकार रहे और कंपोजिट किया था उन्होंने, बहुत ही फेमस गीत है, प्रार्थना है हमारी,
ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, है ना, सुनी होगी आई होप सभी ने। तो ये इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है और संगीतकार के रूप में भरत व्यास का नाम आता है और ये चूरू से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया का नाम कौन नहीं जानता होगा, पैरा ओलंपिक में इन्होंने खूब सारे गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। ये जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाना जाते हैं? भाला फेंक में भाग लेते हैं। कृष्णा पूनिया ये एथलीट हैं, खिलाड़ी यहाँ के खूब हैं दोस्तों। ये डिस्कस थ्रो करती हैं, डिस्क जो होती है हाथ से फेंकने वाली। कर्नल किशन सिंह राठौड़ जो थे, इन्हें सर्वप्रथम परमवीर चक्र मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट रह गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार औद्योगिक घराने से हैं और इन्होंने जो किया था गीता प्रेस, जो आप स्वामी राम सुखदास की जो पुस्तकें देखती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर पे है, तो उसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार को माना जाता है, जो कहाँ से संबंधित है दोस्तों? चूरू से है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब लता मंगेशकर इतनी महान गायिका जिनकी मृत्यु भी हो गई, डेथ हो गई, और इनके जो गुरुजी हैं खेमचंद प्रकाश थे, ये भी चूरू से ही संबंधित हैं। एक भवानी शंकर बहुत ही प्रसिद्ध कथक कलाकार हैं दोस्तों, ये भी चूरू से संबंधित हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम जो है स्टील के लिए जाना जाता है, तो स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल है, ये भी चूरू से संबंधित है। और स्वामी गोपाल दास की हम बात करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसलिए फेमस हैं। और इन्होंने जो है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। 2 प्रश्न ये हमारे यहाँ पर बनते हैं। स्वामी गोपाल दास किससे संबंधित है? स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, चूरू से ही। और इन्होंने पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला की स्थापना किसने की थी, तो वो स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति चंदनमल बहड़, इनका संबंध है धर्मस्तूप से, जो एक की चूरू का एक लाल घंटाघर है। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी तब से मनाई जा रही है और उस समय चूरू के घंटाघर पर इन्होंने तिरंगा फहराया था और इसमें योगदान था सर्वहितकारिणी सभा का, इसी के लोग थे ये। और सर्वहितकारिणी सभा जो है वो स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापित की गई थी। तो स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित सर्वहितकारिणी सभा के ही एक मेंबर थे चंदनमल बहड़, और उनके साथियों ने मिलकर के यहाँ पर धर्मस्तूप पर जो है वो तिरंगा फहराया था और उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी दोस्तों। किसान आंदोलन से भी दूर नहीं है, तो दुधवा खारा किसान आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो आता है हमारा चूरू से संबंधित है। इसके नेतृत्व करता है रघुवर दयाल, मघाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य, इनके नेतृत्व में हुआ था। कारण था ठाकुर सूरज सिंह का 1944 में। ये पुराने जो बकाया थे, कर जो बकाया था इनका, उनकी वसूली इन्होंने निकाली और नहीं कर पाए तो किसानों को जो है जोत से बेदखल करने लग गए, तो उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और यहाँ इंपॉर्टेंट है जाती है महिलाओं का नेतृत्व, तो मघाराम वैद्य की पत्नी खेतूबाई ने किया था। अब यहाँ खेतूबाई के क्वेश्चन कौन से बनते हैं, पूछा जा सकता है खेतूबाई का संबंध किससे है, तो दुधवा खारा किसान आंदोलन से है दोस्तों। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर किया था। इसके बाद में कांगड़ा कांड किसान आंदोलन से ही संबंधित है, ये 1946 में हुआ था कांगड़ा चूरू स्थान पर। इसके नेतृत्व करता है, देखो यही है ना, मघाराम वैद्य। कारण था खरीफ की फसल खराब हो गई थी और ये जो लोग हैं वो उसके कारण टैक्स जो उस समय लिया जाता था, भूमि कर जो लिया जाता था, उस पर रियायत की मांग कर रहे थे, जिसके लिए ये जा रहे थे बीकानेर सादुल सिंह महाराजा से मिलने। और उस समय बीच में सामंतों के द्वारा इन्हें जो है बंदी बना लिया गया और बंधक बना करके 35 किसान थे जो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उनके साथ में मारपीट की गई। तो ये कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें याद रखना है कहाँ से है, ये चूरू से है दोस्तों। इसके अलावा एक स्थान आपने संवत्सर कोटसर को भी सुना होगा। ये चूरू का शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, यानी यहाँ पर शिकार नहीं किया जाता। चोकला, चोकला क्या है? चोकला एक भेड़ है दोस्तों और बहुत ही उन्नत किस्म की ऊन के लिए ये जानी जाती है। राजस्थानी मेरिनो बोलते हैं अपने इसको। फिर स्थान आता है भालेरी चूरू। ये है तो एक गांव ही, लेकिन ये गांव बहुत फेमस हो गया, किस लिए? क्योंकि सर्वाधिक बरखान बालूका स्तूप आपको कहाँ मिलेंगे? यहीं पर मिलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े बड़े बरखान के बालूका स्तूप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया, काफ़ी चर्चित
प्रश्न रहता है ये, चांदी के गोले दागने वाला किला तो चूरू में है। चूरू के किले को ही चांदी के गोले दागने वाला किला कहते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 में बनवाया गया था और कहते हैं जब इस पे हमला हुआ तो गोला बारूद खत्म हो गया, तो इन्होंने चांदी के गोले बना बना करके दागने शुरू कर दिए थे दोस्तों। फिर हम बात करें गोगा मेड़ी की, भी यहाँ पर एक शीर्ष मेड़ी है जिसे हम कहते हैं धुर मेड़ी, और शीर्ष मेड़ी धुर मेड़ी गोगा मेड़ी है। और यहाँ शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू में, जो गोगा जी का प्रार्थना स्थल या पूजा स्थल माना जाता है। बंधेज के काम के लिए सुजानगढ़, शायद पीछे भी अपने पढ़ चुके हैं। एक और यहाँ पर एथलीट आते हैं नितेश पुनिया, और नितेश पुनिया हैमर थ्रो के लिए जाना जाता है। गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स में इन्होंने हैमर थ्रो में जीता था। प्रिया पूनिया की अगर हम बात करें, क्रिकेट प्लेयर हैं ये। भवानी शंकर पखावज के जादूगर माने जाते हैं। एक तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है सुजानगढ़ में, ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, ये लगभग सन 2000 के आसपास का मंदिर है, और ये दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित मंदिर है दोस्तों, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये भी। खनिजों में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मार्बल और सैंडस्टोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फसलों की अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, ग्वार जो रेगिस्तानी इलाकों में होती है वही है, कोई विशेष फसल यहाँ नहीं है। नहर परियोजनाओं के लिए जाना जाता है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, यहाँ इससे तारागढ़ तहसील जो है चूरू की है, वहाँ पर सिंचाई होती है दोस्तों। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये IGNP की ही एक लिफ्ट नहर है, जो जिसका भाग है नोहर साहवा लिफ्ट नहर, तो ये इसी की एक लिफ्ट नहर है जिससे इस ज़िले को लाभ मिलता है। एक है चूरू बिसाऊ जल प्रदाय योजना है, इससे भी चूरू और झुंझुनू लाभान्वित है। तो ये चूरू और झुंझुनू 2 ज़िले हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार। चूरू बिसाऊ अगर नाम ले तो फिर हमारे मन में कई बार रह जाता है, तो केवल क्या रह गया, ये चूरू के लिए ही रहा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा चूरू जिला, और पूरे अच्छे से सभी फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं जो किसी भी सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और सीकर संभाग के भी सीकर, चूरू और नीमका थाना 3 जिले हमने पूरे कर लिए हैं। आज सीकर संभाग का अंतिम जिला हम अध्ययन करने वाले हैं, इसके बाद में सीकर संभाग हमारा पूरा हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी वो पूरे सीकर संभाग को लेकर के आएगी। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर कोई कमी है तो आप मुझे बताएं, आपके लिए हम उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस आपको लगानी है, पढ़ना आपको है। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हम देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। कुछ भी मैं यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरे तथ्य आपको आराम से बताए जाएंगे। तो झुंझुनू जो ज़िला है वो हमारा सीकर संभाग का ज़िला है। 4 ज़िले सीकर संभाग में है, चूरू, सीकर, नीमका थाना, और चौथा हमारा जो है झुंझुनू रह जाता है दोस्तों। झुंझुनू की अगर हम बात करें झुंझुनू ज़िले की, तो झुंझुनू जो हमारा ज़िला है वो शेखावाटी प्रदेश का ही भाग है। झुंझुनू किस का भाग रह गया, हमारा शेखावाटी प्रदेश का ही हमारा भाग रह गया झुंझुनू। और जैसा कि चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना ये वाला जो इलाका था वो शेखावाटी प्रदेश का ही पार्ट माना जाता है। एक महान योद्धा हुए थे राव शेखा, और राव शेखा के नाम पर ही ये प्रदेश जो है वो शेखावाटी कहलाता था दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इस प्रदेश के ऊपर पहले चौहानों का शासन हुआ करता था। किसका शासन होता था? चौहानों का शासन हुआ करता था। और यहाँ पर जो पहले है वो सिद्धराज हुआ करते थे, जिनका शासन यहाँ पर हुआ करता था। ऐसा हमें पढ़ने और सुनने में थोड़ा आता है दोस्तों। और आगे हम बात करें जो इसके इम्पोर्टेंस है झुंझुनू ज़िले की, इसको हम सैनिक ज़िला भी कहते हैं, इसका उपनाम है सैनिक ज़िला। बहुत सारे सैनिक जो है झुंझुनू ज़िले ने इस देश को दिए हैं, और इसे शेखावाटी का सिरमौर और मुरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। कई सारे अच्छे अच्छे उपनाम इसके आते हैं, सैनिक जिला, शेखावाटी का सिरमौर, मरुस्थल का सिंह द्वार। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत से उद्योगपति भी यहाँ से निकले, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है। थोड़ा प्रशासनिक देखें तो यहाँ पर देखिएगा सूरजगढ़ है, बुहाना है, गुड़ागोहड़ जी है, चिड़ावा है,
और मलसीसर है, बिसाऊ है, मंडावा है, नवलगढ़ है और एक हमारा जिला मुख्यालय रह गया झुंझुनू। ये 9 तहसीलें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि इस ज़िले की स्थापना किसने की थी, तो 2 नाम हमारे पास में आते हैं, मोहम्मद खां और झुंझा नेहरा। मोहम्मद खां की अगर हम बात करें तो मोहम्मद खां वो व्यक्ति था जिसने 1450 ईस्वी के अंदर मोहम्मद खां और उसका पुत्र हुआ करता था शम्स खां, इन दोनों ने मिल करके, शम्स खां और इन दोनों ने मिल करके चौहानों को पराजित किया और झुंझुनू के ऊपर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से मोहम्मद खां जो है यहाँ का पहला नवाब हो जाता है। और यहाँ पर इन लोगों ने लगभग 280 वर्षों तक शासन किया है, जब तक रुहेल खां जो अंतिम नवाब था उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक इन लोगों का शासन यहाँ पर रहा करता था। शम्स खां जो था इसने यहाँ पर देखिए गांव की स्थापना की, समसपुर, और यहाँ पर समस तालाब भी बनाया। धीरे धीरे इसमें विकास होता चला गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद खां को हम यहाँ का पहला नवाब और रुहेल खां को जो है हम यहाँ का अंतिम नवाब मानते हैं। अब अगर हम बात करें रुहेल खां की, तो रुहेल खां वो व्यक्ति था, वो अंतिम नवाब था जिसने देखिए शार्दुल सिंह जो था, शार्दुल सिंह को अपना यहाँ पर दीवान नियुक्त किया हुआ था। क्या नियुक्त किया हुआ था? दीवान नियुक्त किया हुआ करता था। लेकिन 1730 के अंदर रुहेल खां की जो है वो मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में शार्दुल सिंह झुंझुनू पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद में वो यहाँ पर कल्याण मंदिर भी बनवाता है और गोपीनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाता है और उसका विकास करता है। उसके बाद में ये इनके पास में चला जाता है दोस्तों। और झुंझा नेहरा की अगर हम बात करें तो इस शहर का जो नाम है वो कि झुंझुनू नाम कहाँ से आया, तो झुंझा नेहरा या जुझार सिंह, 2 नाम आते हैं, झुंझार सिंह, इसके नाम पर ही जो है ये नाम रखा गया है। जाट नेता थे ये, इनके याद में झुंझुनू नाम रखा गया है, ऐसा सुनने में आता है। आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो ये जयपुर रियासत का ही एक भाग हुआ करता था, उसी में शामिल था। ये अभी हमने डिस्कस किया कि मोहम्मद खान जो था झुंझुनू का पहला नवाब था और रुहेल खान जो है यहाँ का अंतिम नवाब हुआ करता था। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ देखिए एक शेखावाटी ब्रिगेड भी थी, ये भी याद रखिएगा। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी 1834 के अंदर। मराठों और पिंडारियों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए ये देखिए शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय जो था वो झुंझुनू ही हुआ करता था। प्रशासनिक दृष्टि से 7 उपखंड और 9 तहसीलें हैं, पढ़ चुके हैं हम। अब अगर हम बात करें इसकी सीमाओं की, तो एक राज्य हरियाणा और 3 जिलों के साथ में जो है वो झुंझुनू की सीमा लगती है। तो इस प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और जिले की सीमा तो लगती ही लगती है। ये हमारा झुंझुनू जिला मुख्यालय रह गया। और झुंझुनू जो है हमारा, इसकी सीमा देखो, एक तो किसके साथ में लग गई, चूरू के साथ में लग गई पहली सीमा। दूसरी जो इसकी सीमा है वो सीकर के साथ में लग गई। तीसरी जो इसकी सीमा है वो नीमका थाना के साथ में लग गई। और एक सीमा हमारी इसकी किसके साथ में लगती है, हरियाणा के साथ में लगती है दोस्तों। तो जैसा अभी हमने बात की, इसकी सीमा जो है चूरू, सीकर, नीमका थाना और हरियाणा राज्य के साथ में इसकी सीमा लगती है। जिले का दर्जा इसको कब दिया गया है, तो 30 मार्च 1949 का वो दिन था जब झुंझुनू को जिले का दर्जा दिया गया है। यहाँ का शुभंकर जो है वो पक्षी रह गया हमारा, कौन सा, काला तितर पक्षी है जो यहाँ का हम शुभंकर मानते हैं। और यहाँ नदियों में अगर हम बात करें तो कांतली नदी जो है वो मुख्यतः रह गई दोस्तों। यहाँ की मिट्टी कैसी है, रेतीली ही है। यहाँ वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो वनस्पतियों में आम, नींबू, जामुन, बील, केवड़ा, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जनसंख्या के आंकड़ों की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूनतम या तो सबसे कम वाला इम्पोर्टेंट होता है या सबसे अधिक वाला। तो न्यूनतम तो यहाँ पर बाल लिंगानुपात है और सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, पुरुष साक्षरता है। तो दोनों ही दृष्टि से पहला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हमारा रह जाता है दोस्तों।
इसके अलावा यहाँ पर है रानी सती का मंदिर, मूल नाम नारायणी है। रानी सती की घटना देवराला निमका थाना में हमने देखी थी, सीकर में भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो रानी सती का जो मंदिर है उसका मूल नाम रानी सती का मंदिर भी है यहाँ, और मूल नाम जो है इनका वो हमारा रह गया नारायणी बाई। यहाँ देखिएगा नरहड़ पीर की दरगाह भी है, जिसे हम बांगड़ का धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बांगड़ का धनी भी हम कहते हैं। नरहड़ पीर की दरगाह यहाँ पर है और यहाँ मेला लगता है। ये इंपॉर्टेंट हमारा रह गया, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है, ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बावलिया बाबा का मंदिर भी है, यहाँ के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चिड़ावा के संत मानते हैं। शेखावाटी का साईं बाबा इनको कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शेखावाटी का साईं बाबा। बहुत सारे चमत्कार यहाँ के फेमस हैं, इनके फेमस हैं, और इसी कारण यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता रह गई दोस्तों। एक यहाँ पर है मालेरा का बास, वहाँ पर आपको मिलेगा 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर, और ये आकार में जो है वो देश के नक्शे के समान है, भारत के नक्शे के समान है। राज्य का ऐसा पहला ही अपने ये मान करके चलते हैं, ऐसा शायद यही एक मंदिर है जो यहाँ हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आगे हम चलें और तो मंदिर हमने कौन से देख लिए? हाँ, रानी सती का मंदिर का भी डिस्कस हमने किया। मूल नाम जो है इनका नारायणी बाई हुआ करता था, और तन धन दास जो हैं वो इनके पति थे। अग्रवाल समाज की कुल देवी हम इन्हें मान के चलते हैं। और ठीक है, बावलिया बाबा मंदिर हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हवेलियों की। पिलानी में रहेगी बिड़ला हवेली। पिलानी जो है बिड़ला के लिए ही जाना जाता है, बिड़ला परिवार कॉरपोरेट घराने के लिए ये जाना जाता है। नवलगढ़ काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत सारी हवेलियाँ यहाँ पर हैं। पोदार हवेली आपको यहाँ पर मिलेगी। नवलगढ़ के अंदर कौन सी हवेली है? जो है पोदार हवेली रहेगी। और नवलगढ़ इतना सुंदर है क्योंकि इसे यहाँ पर हम शेखावाटी की गोल्डन सिटी भी कहते हैं। शेखावाटी की गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, ये भी हम इसे कहते हैं नवलगढ़। एक नवलगढ़ में देखिएगा अब कैसे है, देखिएगा गंगा मंदिर भी है यहाँ पर, गंगा माता का मंदिर भी है यहाँ पर। एक द्वारकाधीश मंदिर है, उसकी चर्चा हमने कर ली। चिड़ावा में भी एक बहुत प्रसिद्ध हवेली रहेगी जिसे हम क्या मानते हैं? डालमिया हवेली के नाम से जानते हैं दोस्तों। वैसे चिड़ावा जो है वो फेमस रहा है राणा परिवार के लिए, और राणा परिवार क्या है? ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। चिड़ावा ख्याल भी है एक। झुंझुनू खुद सिटी की बात करें तो यहाँ पर ईश्वरदास मोदी की हवेली, टिबड़े वाले की हवेली, और भी बहुत सारी हवेलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये हमने पढ़ा समस्त तालाब शम्स खां के द्वारा बनवाया गया था। चंचलनाथ का टीला है, जोरावरगढ़ है, खेमी शक्ति मंदिर है, खेतान बावड़ी, भूत बावड़ी, ये सारी के सारी आपको कहाँ मिलेगी? झुंझुनू में ही देखने को मिलेगी दोस्तों। बिसाऊ, बिसाऊ क्यों इम्पोर्टेंट है? बिसाऊ में देखिएगा मूक रामलीला, मूका बहने, यहाँ पर जो अभिनय होता है वो कोई कैसा होता है? मूक होता है, बोलते नहीं है, संवाद नहीं है, तो बिसाऊ में है। मूक रामलीला इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे। एक बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल गायक रहे हमारे मेहंदी हसन, वो भी झुंझुनू के लूणा गांव से ही थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारा रह गया, लूणा गांव से थे ही। अभी हमने चर्चा की इसकी। शेखावाटी की स्वर्णनगरी हम किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं शेखावाटी की स्वर्णनगरी। यहाँ मंडावा, मंडावा जो है वो किस लिए जाना जाता है? बरखान बालूका स्तूप के लिए फेमस स्थान रह गया, खूब है यहाँ पर मंडावा। और अगर यहाँ हवेलियों की बात करें तो यहाँ मंडावा में हवेलियाँ भी हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट। रामनाथ गोयनका, रामनाथ गोयनका की भी हवेली है यहाँ पर। एक और रह गए यहाँ पर सागरमल लोरडिया, इनकी हवेली भी हमें मंडावा में देखने को मिलेगी। यहाँ हवेलियाँ भी हैं और बरखान बालू का स्तूप भी है। गर्दब अभयारण्य, देखो गधों का अभयारण्य भी है यहाँ पर डूंडलोड में। कहाँ है? गर्दब अभयारण्य डूंडलोड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिर हम बात करें लोहारगल, लोहारगल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह हमारी रह जाती है। लोहारगल में
क्या है, तो लोहारगल में देखिएगा सूर्य कुंड है, जो हम ये मानते हैं कि जो पांडव थे उन्होंने अपने हथियार यहीं पर गलाए थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हमारा रह जाता है लोहारगल, लोहे का गलना है ना, उसी से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर बना हुआ एक सूर्य कुंड भी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह भी कहाँ है, झुंझुनू में ही है। खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू में आपको देखने को मिलेगी। देश का पहला निर्मल गांव बख्तावरपुरा, ये भी झुंझुनू में है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो, देश का पहला धूम्रपान रहित शहर जहाँ पर लोग धूम्रपान नहीं करते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, तो ये भी यहीं पर है दोस्तों। राज्य का पहला विज्ञान केंद्र भी आपको कहाँ मिलेगा, नवलगढ़। राज्य का पहला मयूर यानी मोर अभ्यारण्य भी कहाँ मिलेगा, मोर अभ्यारण्य भी कहाँ है, बीड़गांव झुंझुनू में ही है मोर अभ्यारण्य। ये भी आप अच्छे से इसको याद करके चलिएगा। बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, ये जो आपका रह गया, ये पिलानी में रह गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें नाम आता है मुख्यतः जीडी बिरला का, काफ़ी बड़े उद्योगपति थे, झुंझुनू के थे, और ये वो व्यक्ति थे जिन्हें 1957 के अंदर पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था दोस्तों। ये जो बिट्स है वो वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, विश्व भर में यहाँ से लोग इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं। शेखावाटी ब्रिगेड की चर्चा हमने की थी, 1835 में स्थापित किया गया था, और 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड को हमने यहाँ स्थापित किया था। क्यों किया था, 1834-35 जो भी नाम आए उसको देख लेना। मराठों और पिंडारियों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिसका मुख्यालय जो था वो हुआ करता था हमारा झुंझुनू। चिड़ावा ख्याल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चिड़ावा ख्याल जो है चिड़ावा का ही है, और ये शेखावाटी का ख्याल है, एक ही ख्याल है। इसके अगर हम प्रवर्तक की बात करें, चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे नानूराम, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें, कलाकार हैं दुलिया राणा। कलाकार कौन है, दुलिया राणा। मैंने पहले भी कहा राणा परिवार जो है यहाँ पर जाना जाता है। इसमें प्रमुख जो नाटक वगैरह रह गए जो होते हैं, हीर रांझा हो गए, ढोला मारू हो गया, आला उदल हो गया, भर्तहरी हो गया, ऐसी लोकप्रिय ख्यालें हैं जो यहाँ पर खेली जाती हैं दोस्तों, करी जाती हैं। मोहना सिंह राज्य की पहली लड़ाकू विमान पायलट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी झुंझुनू की ही निवासी हैं। यहाँ पर एक अकादमी भी है, एकेडमी भी है, और वो है बालीवाल खेलने की एकेडमी यहाँ पर है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को यहीं से की गई थी, झुंझुनू से ही शुरू हुआ था दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा आयुध डिपो, हथियारों का डिपो भी कहाँ पर है, झुंझुनू में ही है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिन्हें हम कहते हैं चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, वो भी यहीं से संबंधित हैं, ये भी हमें याद रखना। मूलतः अगर हम इनकी बात करें तो ये यहाँ के नहीं थे, ये यूपी के थे। ये गांधीवादी विचारधारा के शिक्षक हुआ करते थे। अलीगढ़ में थे पहले, अलीगढ़ से लगभग 1922 के आसपास ये यहाँ पर चिड़ावा में आ गए, और इन्होंने यहाँ पर एक समिति स्थापित की थी, अमर सेवा समिति। कौन सी समिति, अमर सेवा समिति की स्थापना की, और स्कूल खोला, और गांधीवादी विचारों का प्रचार किया, और इसी कारण इन्हें जो है चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, मूलतः ये यहाँ के नहीं थे, यूपी के थे, यूपी से ये यहाँ पर आए थे, अलीगढ़ से थे ये मूलतः। जीडी बिरला, अभी हमने बात की, राज्य का पहला पद्म विभूषण जो 1957 में इन्हें ही प्रदान किया गया था। हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है, पीरू सिंह शेखावत। राज्य के पहले परमवीर चक्र विजेता हम मानते हैं इनको, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है 2023 के अंदर, जब हमने देखा कि अंडमान निकोबार के 21 द्वीप थे, उनको सैनिकों और इनके नाम पर रखा गया, तो उसमें से परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा गया था। तो एक द्वीप है जिसका नाम है मैन, इसका नाम क्या था, INAN 374। इसका जो नाम है मेजर पीरू सिंह के नाम पर करने की घोषणा हो चुकी है।
सुमित्रा सिंह की बात करें तो सुमित्रा सिंह वो महिला थी जो हमारे राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया, और ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से ही जीती, बार बार जीती। कितनी बार जीती? 9 बार जीती। 9 बार विधायक यहाँ से बन चुकी हैं। नरोत्तम लाल जोशी बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, क्योंकि हमारे राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी ही थे। धनूरी गांव भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा। धनूरी गांव को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि धनूरी गांव में सैनिकों के सम्मान में देश का पहला शौर्य उद्यान जो है वो स्थापित किया जा रहा है। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल भी यही है। जोहड़ यहाँ की प्रमुख विशेषता है। राज्य के सीढ़ीनुमा कुएं होते हैं जो यहाँ के माने जाते हैं। सीरी भी कहाँ है? सेंट्रल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये भी पिलानी में ही है, 1957 से है। और एक यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति हमारे रह जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला। जो भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो शायद इसका नाम जानता होगा। राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मलसी सर से ही संबंधित रहे हैं दोस्तों। एक और 2 नाम आप याद रख सकते हैं। सरपंच नीरू यादव। अब सरपंच नीरू यादव किस लिए जानी जाती हैं? क्योंकि सरपंच ये हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं अपने। अगर आपसे पूछा जाए हॉकी वाली सरपंच कौन है तो यही है, हॉकी वाले सरपंच के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही गांव की लड़कियों से मिलकर के हॉकी की टीम तैयार की थी दोस्तों। ये भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह रहेगी हमारी झुंझुनू। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस